हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे नए टॉपिक में। आज हम ले रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर में पेपर फर्स्ट के ही टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। और फर्स्ट पेपर हमारा है प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड अनाटमी। ठीक है, और इसमें आज का जो हमारा हॉट टॉपिक रहेगा वो है कैम्बियम और उसका ओरिजिन, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शंस, ठीक है, उसके टाइप्स, और उसके बाद में कैम्बियम एंड इट्स फंक्शंस। कैम्बियम एंड इट्स फंक्शंस, ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो इससे पहले अगर हम बात करें तो नॉर्मली जो हम बात कर चुके हैं, पूरे के पूरे सिस्टम को समझ चुके हैं, उसमें हमारा फर्स्ट इज मेस्मेटिक, विभिज्योतक कोशिकाएं, ठीक है। और विभिज्योतक कोशिकाओं की अगर अपन बात करते हैं तो विभिज्योतक कोशिकाओं का काम है विभाजन करना, मेस्मेटिक टिश्यूज। क्लियर है। दूसरा इसके बाद आ जाते हैं परमानेंट। सिंपल कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं जिससे कैम्बियम तक पहुंच सके। तो ये जो परमानेंट टिश्यूज हैं वो हमारे पास में सिंपल और कॉम्प्लेक्स के रूप में थे। सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, ये हमारे पास सिंपल टिश्यूज किस रूप में है? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। मृदु, उत्तक, स्थूल, कौण, उत्तक, ठीक है। दूसरा स्क्लेरेन्काइमा दृढ़, उत्तक, ठीक है, मृदुतक, स्थूल कौण उत्तक, दृढ़ उत्तक। कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं तो इसमें है जाइलम एंड फ्लोएम। इनसे संपूर्ण संरचना बन गई। कैसे? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, दैट इज एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, ठीक है, कॉर्टेक्स, दैट इज एंडोडर्मिस, जिसमें अगर अपन बात करें तो पेरिसाइकल्स टाइप। कॉर्टेक्स में हाइपोडर्मिस, मिडिल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस, ये कॉर्टेक्स का पार्ट हो गया। इसके बाद यहाँ की अगर अपन बात करें तो ये हो गया वैस्कुलर, वैस्कुलर बंडल्स या सिस्टम। और एक सेल और अंदर रह गई, वो हो गया पित्त। सामान्यतः अगर अपन बात करें तो जड़ में, तने में, पत्ती में, मोनोकॉट में, डायकॉट में सेम से स्ट्रक्चर है। बस अंतर ये आ जाता है कि डाइकॉट में रिंग्स के रूप में है, मोनोकॉट्स में रिंग्स में नहीं है, सब कुछ बिखरा हुआ है, एक विशिष्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं है, विभेदन, और वो भ्रूणतक में है, डाइकॉट्स में दिख रहा है। रूट में सेम सी स्ट्रक्चर होती है मोनोकॉट में और डाइकॉट में। लीफ की हम बात करें तो लीफ गोल नहीं होती, लीफ के अंदर दो लेयर्स हो जाती हैं, दैट इज अपर और दैट इज लोअर, ठीक है, डॉर्सल एंड वेंट्रल, ठीक है। एपिडर्मिस हो गई, ये इसके वैस्कुलर टिश्यूज हो गए जिसको हम बंडल शीथ बोलते हैं। और ये हो गई इसकी मीजोफिल टिश्यूज। अगर अपन डाइकॉट्स की बात करते हैं तो डाइकॉट लीफ के अंदर दो टाइप की सेल्स हैं, खंभ उत्तक और नीचे की तरफ पैलिसेड उत्तक। जबकि अगर अपन वो क्या बोलते हैं, सॉरी, स्पॉन्जी टिश्यूज। और वहीं अगर अपन बात करते हैं मोनोकॉट्स की तो संपूर्ण जो है वो एक मीजोफिल सेल से या स्पॉन्जी उत्तक से भरा पड़ा है, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। तो ये हो गया पैलिसेड। और ये हो गया स्पॉन्जी।
ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो टिश्यूज़ हैं, परमानेंट टिश्यूज़, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, इन्होंने मिलके संपूर्ण एक ऊतक संरचना को बनाया है और उन ऊतकों ने जोड़कर एक संपूर्ण ऑर्गन बनाया है, जैसे कि लीफ, जैसे कि स्टेम, जैसे कि रूट। क्लियर है? तो कहने में इन सारी चीज़ों का जो निर्माण हुआ है वो इनिशियल किससे हुआ है? मेरिस्टम से। अतः हम इन सारी चीज़ों को एक नाम दे सकते हैं, दीज आर प्राइमरी। हम इनको क्या नाम दे सकते हैं? प्राइमरी दे सकते हैं। अब वापस लौटिए, मैस्मेटिक टिश्यूज के लिए एक वर्ड आता है, क्योंकि मेरिटोज से मैंने बना है, और मेरिटोज का मतलब हो गया डिफाइन टू ड्राइव, वो क्या बोलते हैं? डिवाइड। ऐसी कोशिका या ऐसी विभेदित कोशिका जिसका काम विभाजित होना ही है, वो विभाजितशील होती है। तो ऐसे में ये लगातार विभाजित होती है और कोशिकाएं बनती रहती हैं। अब शूट एपिकल मेरिस्टम की तरफ अगर अपन चलते हैं तो ये तो हो गए इसके लीफ प्रिमोडिया, ये हो गया एपिकल नोज, और ये लीफ प्रिमोडिया, दैट इज एपिकल। तो हमने देखा है कि शूट के अंदर चाहे रूट में जो ग्रोथ होती है वो कहाँ होती है? एपिकल पे होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो सेल्स बनती हैं इन्हें हम बोलते हैं एक्जिलरी। ये वाली जो सेल्स बनती है यहाँ पे, दीज आर लेटरल मेरिस्टम्स। एक्जिलरी बर्ड्स या एक्जिलरी बर्ड की अगर अपन बात करें तो एपिकल मेरिस्टम के नाम से जानते हैं, और जो इनके बीच में आ चुकी हैं विभुज्योत की कोशिकाएं, इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल। ठीक है, अंतर्वेशी कोशिकाएं, ठीक है, इंटीग्रल हो चुकी हैं। तो ये सारी की सारी विभुज्योत की हैं, और इन्होंने प्रारंभ में यहाँ पे ये सारे टिश्यूज बना दिए, और हमारी जो है धीरे धीरे अब क्या हो रहा है? केवल डिफरेंशिएशन और केवल डेवलपमेंट, नया कोशिका नहीं बन रही है। क्यों? क्योंकि मेस्मेटिक सेल्स के लिए हमने कह दिया कि कोशिका में सेल वॉल पाई जाती है, और एक बार कोशिका मैच्योर हो जाती है तो वो वापस विभाजन को प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। हालांकि सेल्स या प्लांट सेल्स में टोटिपोटेंसी का गुण होता है, जिसकी वजह से वो नया कोशिका विभाजित होकर पादप की कोई भी कोशिका जो है वो विभाजनशील अगर है तो वो संपूर्ण पादप को डेवलप करने की क्षमता रखती है, दैट इज टोटिपोटेंसी। पूर्ण सशक्ता, कोशिकीय पूर्ण सशक्ता। तो ऐसे में हम कह रहे हैं कि हाँ एक कोशिका में है इतनी पावर, परंतु कोशिका जब एक बार डिफरेंशिएट हो जाती है या मैच्योर हो जाती है और उसके ऊपर सेल वॉल डिपॉजिट हो जाती है, उसके बाद में पुनः विभाजन करना उसके लिए आसान नहीं होता, संभव नहीं होता, और वो किस में ट्रांसफर हो जाती है? परमानेंट में। और परमानेंट सेल्स किस में ट्रांसफर हो जाते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में। और फाइनली वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज अब अपने रूप को नहीं बदल सकते या वो वापस विभाजन नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ऐसे में प्लांट जो है एक बार ग्रोथ कर गया, उसके बाद में उसमें कोई वृद्धि या कोई विभाजन देखने को नहीं मिलेगा। अब समस्याएं आ रही हैं सामने। कौन सी समस्या? इन एनुअल प्लांट से कोई दिक्कत नहीं है, एक ही ऋतु के अंदर उन्होंने अपना जीवन चक्र कंप्लीट कर लिया और नष्ट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिसेल्युलर एल्गी है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सिंपल एल्गी जिसके अंदर कोई टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप आइए एंजियोस्पर्म्स पे या जिम्नोस्पर्म्स पे, तो ऐसे में ये कैसे हो गए? बहुवर्षीय, पेरिनियल, बहुवर्षीय पादप। एक सिंपल डायग्राम के हिसाब से देखना, मैं केवल वेस्कुलर टिश्यूज पे जा रहा हूँ। ये वेस्कुलर टिश्यूज की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये अनडिफरेंशिएट इनकी है साइव ट्यूब्स, और ये इसके पास जो है ये हो गई इसकी कंपेनियन टिश्यूज या कंपेनियन सेल्स और फाइबर्स, और ये साइव ट्यूब्स को मैंने डॉट 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 करके यूज में ले लिया। क्लियर है? एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां पे अगर अपन बात करें तो ये हो गई वेसल्स की स्ट्रक्चर हेक्सागोनल टाइप, जो कि कैसी हैं? एंडार कंडीशन, दैट इज प्रोटो। लेकिन हम प्राइमरी में प्रोटो की बात ही नहीं करते, हम केवल ये कह देते हैं दैट इज जाइलम। और ये हो गया पूरा का पूरा फ्लोएम। ये इसके अंदर है साइव ट्यूब्स, चालनी पट, साइव सेल्स, और ये हो गई कंपेनियन। ठीक है, और ये इसके साथ में हो गया एक तरीके से पेरेन्काइमा। ठीक है, दैट इज जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम, ये तो हो गए वेसल्स,
और ये हो गया जाइलम पैरेन्काइमा। क्लियर है। तो ऐसे में अब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि एनुअल जो है उसने इसी से काम चला लिया, और काम चलाने के बाद में उसने जो है अपना जीवन चक्र कंप्लीट करके सीड फॉर्म कर दिए, और प्लांट बॉडी जो है वो क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, सूख गई। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पेरेनियल में चक्कर ये पड़ रहा है कि पेरेनियल में उसको अधिक जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पेरेनियल में आकार में वृद्धि होगी, क्योंकि स्टोरेज भी होगा, फोटोसिंथेसिस भी होगा। फोटोसिंथेसिस होगा तो उसे ज़्यादा, क्योंकि सेल्स ग्रोथ हो रही है तो उसे और ज़्यादा मात्रा में प्रकाश संश्लेषण करना है, तो उसे ज़्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल चाहिएगा। ठीक है, वहीं जब वो ज़्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल बनाएगा तो फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम या साइव ट्यूब्स की भी हमको क्या पड़ेगी, ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो सिंपल वे में लगातार सेल्स के बढ़ने के कारण उसके साइटोप्लाज्म जो है वो क्या करता है, इनकी भित्तियों के ऊपर डिपोजिशन करता है, और इन भित्तियों पे डिपोजिशन की वजह से धीरे धीरे इनकी ल्यूमन क्या हो जाती है, सक्रिय। ये हो गई, और डिपोजिशन होगा तो ये हो जाएगी और सक्रिय। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी जो टेंजिशनल वॉल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती हैं, मोटी और हार्ड, और इनकी ल्यूमन क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कम। और ये उस वाटर प्रेशर को या एक ट्रांसपायरेशन पुल को, या कुल मिला के कहें तो पादप की संपूर्ण संरचनाओं को ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट नहीं कर पाती। उसी तरीके से अगर अपन फ्लोएम में आए तो एक तरीके से हम क्या समझते हैं इसको, ये चालनी पट है। ठीक है, और ये कोई हमारे घर की फिजिकल चालनी की तरह नहीं है कि इसमें छिद्र होते हैं और कोई भी चीज़ छन सकती है, मोटी चीज़ नहीं छन सकती, लेकिन ये काम उसी की तरह करते हैं परासरण के बेस पे। ऐसे ही डायरेक्ट कोई भी चीज़ आना जाना इनके अंदर नहीं होता है। पट का मतलब वो चालनी, साइव सेल्स का मतलब है कि ये चालनी के समान कार्य करते हैं और पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं और ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से जब लगातार मॉलिक्यूल्स इसमें आते जाएंगे तो इनमें भी डिपोजिशन की वजह से इनके जो पट होते हैं या जो छिद्रनुमा संरचनाएं होती हैं या जो इनकी भित्ति होती है, जो पतली भित्ति है जिनमें से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है परासरण द्वारा, वो भी क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है और एक तरीके से स्थूलित हो जाती है। और स्थूलन की वजह से इनके छिद्र बंद हो गए तो एक तरह वो काम नहीं कर रही है। तो ऐसे में ये भी बाधित हो चुकी है, ये भी बाधित हो चुकी है, एक समस्या। दूसरी समस्या बाइनियल के लिए और कोशिकाओं के क्या बोलते हैं विकास के लिए सीधी सी बात है, अगर हमें किसी चीज़ को विकसित करना है तो एक लिमिटेशन होगी। हम एक सिंपल वे में कह सकते हैं कि जो एक सेल है, एक सिंपल सेल, उसकी लाइफ साइकिल निश्चित है, लिमिटेड। शायद यही सबसे बड़ा रीजन है जो हमारे एक तरीके से माइथोलॉजिस्ट की भी अगर हम बात करें, हमारे धर्म की या किसी की भी, तो उसके अंदर भी हम यही कहते हैं, या ब्रह्मा जी भी किसी की भी तपस्या से खुश होने के बाद उससे ही कहते हैं कि नहीं, जन्म लिया है तो मरना पड़ेगा। क्लियर है। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो किससे मिलके बना है, सेल से, और सेल का संपूर्ण जो लेखा जोखा है जीवन चक्र या उसका जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो पहले से क्या है, निश्चित है। और ऐसी कंडीशन के अंदर एक सेल की मृत्यु भी निश्चित है, वो अपना जीवन यापन करके मृत्यु होगी। तो ऐसे में अगर हम पेरिनियल की बात करें, जैसे कि बैनियन ट्री, बरगद या किसी और की, तो वो कई सैकड़ों सालों तक जीवित है। तो एक सेल के बदौलत नहीं हो सकते। उनके अंदर क्या होता है, पुरानी सेल्स की जगह नई सेल्स रिप्लेसमेंट लेती रहती है। क्लियर है। और नई सेल आने के लिए कभी भी नई कोशिका बन नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। हमेशा पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं के ही विभाजन से दो संतति कोशिकाएं बनेगी, कभी भी कोशिका नई संश्लेषित नहीं हो सकती। तो ऐसे में जब एक पादप अपना जीवन चक्र 1 वर्ष का पूरा कर चुका है और उसको नई कोशिकाओं की जरूरत है, क्योंकि पुरानी कोशिकाएं उसकी क्या हो चुकी है, नष्ट हो रही हैं, उनके अंदर एक तरीके से डिपोजिशन हो रहा है, कोशिकाओं की वर्किंग एबिलिटी कम हो रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कम हो रही हैं, कोशिकाएं स्फुलित हो रही हैं और स्टोर नहीं कर सकती, न्यूक्लियस वीक हो रहा है। ऐसे में ऐसी कोशिकाओं को नई कोशिकाओं से रिप्लेस होना जरूरी है, और वो रिप्लेसमेंट किसके द्वारा होगा, मैस्मेटिक टिश्यूज के द्वारा होगा। क्लियर है। ताकि पुरानी कोशिका नई जगह ले ले, तो यहाँ पे जो बॉडी दिख रही है हमारी, इसमें हमको एहसास नहीं होता, जबकि हमारी हर सेकंड कोई ना कोई पार्ट की सैकड़ों कोशिकाएं जो हैं वो दूसरी कोशिकाओं से रिप्लेस होके हमको वापस क्या बना देती हैं, दुरुस्त बना देती है। तो वो सारी चीज़ें कैसे होती है, मेरिस्टम से। लेकिन अब मेरिस्टम में एक समस्या ये आ गई कि मेरिस्टम ने जो कोशिकाएं बना दी उनको हम नाम दे रहे हैं प्राइमरी टिश्यूज़।
क्लियर है। और ये मेरिस्टम केवल और केवल सीड्स पे मिलता है, रूट के भी सीड्स पे, लीफ के प्रिमोर्डिया पे, और शूट के भी कहाँ मिलेगा, सीड्स पे। तो ऐसे में जो कोशिकाएं बीच में बन चुकी हैं, इंटर कैलरी बन चुकी हैं, वहां पे क्या होगा, तो वहां पे कुछ इन्हीं मेस्मेटिक टिश्यूज का एक सेकेंडरी फॉर्म भी होता है। मेस्मेटिक टिश्यूज का एक सेकेंडरी फॉर्म वहां पे अवेलेबल होता है, और वो जो सेकेंडरी फॉर्म है वो आवश्यकता पड़ने पर क्या करता है, वापस मेस्मेटिक हो सकता है, विभुज्योत हो सकता है, और वही विभुज्योत की कोशिकाएं जो है वो नई कोशिकाओं को बनाती हैं या नए ऊतकों को बनाती हैं, और वो सारे ऊतक अब प्राइमरी से क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी। ध्यान रखना, प्राइमरी अपने आप में कंप्लीट है, प्राइमरी में कोई कमी नहीं है, प्राइमरी सब कुछ कर सकता है, लेकिन प्राइमरी का जीवन काल निश्चित है। ऐसे में पेरिनियल प्लांट्स की अगर हम बात करें तो हर प्रकार की कोशिकाएं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में जाइलम और जो ट्रैकिड्स हैं, वेसल्स हैं, वो तो मान लिया कई सैकड़ों सालों तक चल जाएंगे, लेकिन अगर हम सिंपल टिश्यूज की बात करें पेरेन्काइमा की, तो वो नहीं चल सकती कि वो 1 वर्ष तक एक ही प्रकार की कोशिका चल सके, उसको तो डैमेज होएगी और नई कोशिका से रिप्लेस करना होगा। तो वो जिससे रिप्लेस हो रही है, दीज आर सेकेंडरी सेल्स। अब सेकेंडरी सेल्स आए कैसे, क्योंकि मेस्मेटिक तो ऊपर ही गया, तो यही मेस्मेटिक सेल्स जो कि अंदर की तरफ इंटर कैलरी पोजीशन में होता है, इसकी कुछ विशिष्ट ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो अन्य उपापचयी क्रिया करने की तुलना में केवल और केवल एक रेस्टिंग फेज में रहती हैं या डोरमेंट फेज में रहती हैं, और जरूरत पड़ने पर या स्टिमुलेट होने पर वो विभाजन को प्रेरित करती हैं या विभाजनशील हो जाती हैं, विभाजनशील होकर सेकेंडरी टिश्यूज को बनाती हैं। इसी चीज को बोलते हैं कैम्बियम, जो कि है एधा, जो कि डाइकॉट्स के अंदर, मोनोकॉट्स में तो नहीं है। 1-2 एग्जाम्पल मान लीजिए, ड्रेसिना, यूकारियोट, जो कोई प्रिमिटिव्स हैं, बाकी डाइकॉट्स के अंदर जो हैं वो उनके पेरिनियल होने का सबसे बड़ा कारण और उनके वेस्कुलर बंडल्स के डेवलप होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है उनमें उपस्थित कैम्बियम, जो कि सेकेंडरी सेल्स को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, और इसी को हम प्लांट्स में बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो हम आते हैं कैम्बियम पे। तो प्रारंभ में तो जो वेस्कुलर सिस्टम्स हैं या बंडल्स हैं वो प्रोकैम्बियम व एपिकल मेरिस्टम से डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, और बाद में जो सेकेंडरी हैं वो डेवलप होते हैं किससे, कैम्बियम से। इसको हम केवल कैम्बियम ही बोलेंगे। ये है तो एक मेस्मेटिक टिश्यू, लेकिन सेकेंडरी लेवल पे है और इसकी वजह से सेकेंडरी। अब एक और चीज, कैम्बियम की अगर हम ओरिजिन की बात करें तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि ये मोनोकॉट्स में तो है नहीं, और अभी मैंने डायग्राम से समझाया भी था, दैट इज एपिकल ठीक है, दैट इज एपिकल मेरिस्टम, जो कि 1 या 2 लेयर्स का ही है। ये हो गए लेटरल, और ये अंदर की तरफ जो टिश्यूज डिफ्रेंशिएट होते हैं दैट इज इंटरस्टिशियल, ठीक है। और ये जो इंटरस्टिशियल है, ये सेल्स एक्चुअली में मेस्मेटिक ही हैं जो बाद में विभेदित होती है, परंतु लगातार विभाजन के फलस्वरूप चारों तरफ लेटरल सेल्स आ जाने के कारण ये हमें बाहर से प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती और अंदर की तरफ होती हैं, और यही सेल्स जो है वो किसका डेवलपमेंट करती हैं, कैम्बियम का, ठीक है। तो इसकी ओरिजिन में एक स्ट्रक्चर से हम यहां समझ सकते हैं कि जो वैस्कुलर बंडल्स हैं, जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वो एक्चुअली में किससे कोड होते हैं, प्रोकैम्बियम,
प्रोकैम्बियम, प्रो का मतलब हो गया प्रिमिटिव, कैम्बियम का मतलब हो गया एधा। क्लियर है? अब मोनोकॉट्स में इसी से होगा, मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो। तो मोनोकॉट की अगर हम बात करें तो ये जो कैम्बियम सेल्स हैं ये बाहर की ओर किसका कोड कर देती हैं? फ्लोएम्स को। वही सेम चार्ली पट और उसकी कंपेनियन सेल्स, ठीक है, फ्लोएम। और अंदर की तरफ जो है ये क्या कर देती हैं? जाइलम टिश्यूज को कोड कर देती हैं। ठीक है, ये हो गया सिंपल सा। ये डायग्राम यहां से हटा देता हूं, ये इतना सा ही रखते हैं केवल हम। लेकिन जब डाइकॉट्स की बारी आती है तो इसमें ये क्या करती है? ऊपर की तरफ फ्लोएम और नीचे की तरफ क्या बनाती है? मतलब भीतर की ओर जाइलम ठीक है, परंतु इसकी कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो अंदर की तरफ अविभाजित और अविभेदित होकर, मतलब अविभाजित और अविभेदित होकर क्या हो जाती हैं? एक चपटी लेयर के रूप में, एक से दो परत या तीन परतीय कोशिकाओं की जो है वो लेयर्स के रूप में इकट्ठी हो जाती है, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं कैम्बियम। और कौन सी? फेसिक्यूलर। इसका हम क्या बोलते हैं? फेसिक्यूलर कैम्बियम। क्लियर है? जबकि जो मोनोकॉट्स है उसके अंदर ऐसी कोई कैम्बियम नहीं होती। कैम्बियम जो है वो कंप्लीटली डिवाइडेड एंड डिफरेंशिएट इनटू फ्लोएम पार्ट्स, फ्लोएम टिश्यूज एंड जाइलम टिश्यूज। समझना इस चीज को। मोनोकॉट्स में प्रोकैम्बियम जब वेस्कुलर टिश्यूज का डिफरेंशिएट कर रही होती है इंटरकैलरी पोजीशन में, तो ऐसे में ये संपूर्ण रूप से विभेदित हो जाती है फ्लोएम में और किसमें? जाइलम में। क्लियर है? जैसे इसका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो दैट इज कैम्बियम टिश्यू या कैम्बियम सेल, प्री कैम्बियम या प्रोकैम्बियम। ठीक है, और ये पहली बार पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ, दैट इज फ्लोएम इनिशियल। ठीक है, और ये हो गया जाइलम इनिशियल। केवल इतना सा। लेकिन अगर अपन डाइकॉट की बात करते हैं तो डाइकॉट में क्या हो रहा है? ये हो गया प्रोकैम्बियम, दैट इज प्रोकैम्बियम। इसमें पहला विभाजन हुआ जिसकी वजह से ये क्या बनती है? प्रोकैम्बियम सेल, कैम्बियम सेल बनेगी। जबकि ये बाहर की तरफ अगर काटा है तो दैट इज प्राइमरी फ्लोएम इनिशियल। ठीक है, और अगर नीचे की तरफ काट रही है तो क्या बन जाएगा? प्राइमरी जाइलम इनिशियल। फिर दोबारा विभाजित होएगी और फिर दोबारा विभेदित होएगी, होने के बाद में जो नीचे की सेल बन रही है उसको बनाएगी प्राइमरी, ठीक है, जाइलम इनिशियल, प्राइमरी जाइलम इनिशियल। तो समझे इस बात को कि यहां पे इस कोशिका ने विभेदित होकर पहले विभाजन में एक तरफ ऊपर या नीचे की तरफ बनाया फ्लोएम या जाइलम इनिशियल, फिर दोबारा विभेदित होकर बचे हुए पार्ट को बनाया जाइलम के या फ्लोएम के। जबकि यहाँ पे ये पूरी तरीके से दो भागों में बट गई है, इसका खुद का कोई हिस्सा बचा हुआ नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लोएम जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है किसके? जाइलम के।
तो ऐसे में अगर हम यहाँ बात करें मोनोकॉर्ड्स की, तो मोनोकॉर्ड्स के अंदर एक स्पेशलाइजेशन आ जाता है जिसको हम वैस्कुलर सिस्टम्स में बोलते हैं। तो मोनोकॉर्ड्स में यहाँ लिख देता हूँ किस टाइप का हो गया। फर्स्ट इज कॉन्जॉइंट, क्योंकि दोनों के दोनों एक दूसरे के पास में हैं। दूसरा कोलेटरल, जिसके अंदर जाइलम फाइबर जो है प्रोटो मतलब अंदर की ओर है और फ्लोएम बाहर की ओर, दैट इज कोलेटरल। और कैसे हैं? क्लोज, क्योंकि दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, बीच में कोई डिवीजन नहीं है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। लेकिन अगर अपन डाइकॉट्स की बात करें तो डाइकॉट्स में इसी कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? दैट इज कॉन्जॉइंट, दोनों साथ में हैं। दूसरा कोलेटरल, ठीक है, कोलेटरल। और तीसरा अगर अपन इसी में बात करें तो दैट इज ओपन। इसको हिंदी में लिखे तो वर्धी, और इसका मतलब हो गया अवर्धी। वर्धी और अवर्धी, इसका मतलब होता है संपार्श्विक, इसका मतलब होता है जॉइंट का मतलब संयुक्त, संयुक्त संपार्श्विक, और वो हो गया अवर्धी। जबकि ये क्या हो गया? उल्टा कर दिया। ये हिंदी एक बार चेक कर लेना, बाकी शायद ओपन को वर्दी ही बोलते हैं, ठीक है, ओपन एंड क्लोज। तो इसको ओपन क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे फ्लोएम और जाइलम जो है वो इस कैम्बियम के कारण एक दूसरे से क्या हो गया? दूर, इसलिए हमने इसको लिखा वर्दी, ओपन, जबकि वो क्या है? क्लोज। तो ये वेस्कुलर सिस्टम जो है वो डेवलप होते हैं बाय द ओरिजिन ऑफ कैम्बियम। कैम्बियम की अगर अपन टाइप्स की बात करें टाइप्स ऑफ कैम्बियम की अगर अपन बात करें तो नॉर्मली स्ट्रक्चर जो हम देखते हैं डाइकॉट्स में, दैट इज एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस की अगर अपन कहें एंडोडर्मिस के लिए अगर अपन कहें तो एंडोडर्मिस एक तरीके से आउटर लेयर के रूप में रिप्रेजेंट की जाती है। कॉर्टेक्स की तो सबसे आंतरिक परत हो गई, ठीक है, वहां पे लिमिट हो गई, लेकिन वेस्कुलर सिस्टम या वेस्कुलर बंडल्स की सबसे बाह्य परत के रूप में, एक परिधि के रूप में इसको रिमार्क किया जाता है। ये उसकी एक तरीके से परिसीमा है। तो एंडोडर्म के अंदर अपन कहें तो इतनी जरूरत नहीं है। बाकी ये हो गई पेरिसाइकल सेल्स और उसके बाद वेस्कुलर टिश्यूज। तो यहाँ पे हमको सिंपल वेस्कुलर टिश्यूज बनाना है।
वेसिकुलर कैम्बियम, ये हो गया एंडोडर्मिस। नॉर्मली जब हम कैम्बियम को देखते हैं तो एक स्पष्ट रूप से वैस्कुलर बंडल्स के रूप में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होता है। ठीक है, और ये वैस्कुलर बंडल्स में हमको जाइलम, फ्लोएम और बीच में जो है कुछ परतें किसकी दिखाई देती हैं, कैम्बियम की। ठीक है, ये हो गया। और वैस्कुलर बंडल्स के बीच में स्पष्ट मृदुत की कोशिकाओं से बना एक भाग दिखाई देता है। ठीक है, जिसमें दीर्घित सेल्स, चपटी कोशिकाएं होती हैं, दैट इज मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज का मतलब मज्जा रश्मि। ठीक है, तो मज्जा रश्मि दिखाई दे रही है, वैस्कुलर टिश्यूज दिखाई दे रहे हैं, और टिश्यूज बंडल जो है वो कैसे हैं, ओपन है, जिसमें कैम्बियम दिखाई दे रही है। परंतु जब हम बात करते हैं नॉर्मल कंडीशन की ये, लेकिन जब स्टिमुलेशन आता है ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, तो ये जो मेडुलरी रेज की सेल्स हैं, विभिजोत की कोशिकाएं, इनकी कुछ कोशिकाएं भी किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, जाइलम के अंदर, जाइलम नहीं सॉरी कैम्बियम के अंदर। ये रेड पेन से अलग ही दिख रहा है, ये सेल्स हैं मेडुलरी रेज की, दीर्घित कोशिकाएं चपटी कोशिकाओं के रूप में यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, मेडुलरी रेज में जो विभिजोत की वो जो पैरेन्काइमेटस मृदुत की कोशिकाएं हैं वो भी किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, विभिजोतक कोशिकाओं में, और इनको हम बोलते हैं, ये तो हो गया फेसिक्यूलर
और ये हो गया इंटर फैसिक्यूलर। और ये जो एक पूरी कंप्लीट रिंग बना लेती है, तभी एक रिंग के रूप में क्या होता है, आयतन में वृद्धि। अगर ये नहीं बनेगी तो केवल यही आयतन में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से हमने एनामोलस ग्रोथ में देखा। एक चीज इसको समझिए, अगर यहाँ पे मान लीजिए 4 ही वैस्कुलर बंडल्स हैं और उनमें इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप नहीं हो रही है, और इन कैम्बियम से अगर सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, तो इन कैम्बियम से बाहर की तरफ लगातार सेकेंडरी टिश्यूज बनने के कारण ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, न्यू डेवलपमेंट, और यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से फाइनली एक टाइम में तना कैसे हो जाता है, चतुर्भुजाकार। क्योंकि जितने वैस्कुलर बंडल्स होंगे उतनी ग्रोथ बाहर बढ़ेगी। तो ये अनियमित रूप से तो सर्कुलर नहीं होगा, एक तरीके से चौकोर टाइप में बाहर की तरफ निकलेगा। और अगर ये एक रिंग सतत रूप में विभाजन करती है तो तना हमेशा किसमें, गोलाई में ही वृद्धि करता है। तो ये कंप्लीट रूप से कहलाता है वैस्कुलर कैम्बियम। ये कहलाएगी वैस्कुलर कैम्बियम। तो सामान्य अवस्था में केवल वैस्कुलर बंडल्स में दिखाई देती है, परंतु उसके बाद जब विभाजन की अवस्था आती है तो ये सक्रिय होकर मेडुलरी रेंज भी क्या हो जाती है, कैम्बियम में कन्वर्ट हो जाती हैं, और इनको हम बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है। अब इसी में एक चीज, ये डायग्राम हटा देता हूं, इसको यहीं पे रखते हैं। लगातार इन कोशिकाओं की वृद्धि की वजह से अंदर की ओर इनर साइड जो है वो क्या बनता है, सेकेंडरी जाइलम, और आउटर साइड क्या बनता है, सेकेंडरी फ्लोएम। क्लियर है, 2 टिश्यूज बन गए। तो लगातार इन टिश्यूज के बढ़ने से अगर हम इसके आउटर स्ट्रक्चर को भी बनाएं तो ये हो गई इसकी बाह्य संरचना, दैट इज एपिडर्मिस। क्लियर है। और एपिडर्मिस जो सेल्स हैं वो चपटी हैं, एक दूसरे से रेडियल वॉल से जुड़ी हुई होती हैं, और ये सारी संरचना जो है वो कवर है एक तरीके से कॉर्टेक्स से। क्लियर है। तो ऐसे में जब अंदर की तरफ से प्रेशर लगेगा तो इस प्रेशर में जाइलम अंदर की तरफ जा रहा है, तो सारा प्रेशर किस पे डाल रहा है, पित्त पे। क्लियर है, ये हो गया। लेकिन फ्लोएम के बढ़ने के कारण ये प्रेशर किस पे डालेगा, एंडोडर्मिस पे, एंडोडर्मिस डालेगी मिडल कॉर्टेक्स पे, कॉर्टेक्स डालेगी किसके ऊपर, एपिडर्मिस पे। तो इस तरीके के प्रेशर की वजह से जो इनके बीच की रेडियल भित्ति है उस पर प्रेशर लगेगा, और प्रेशर लगने से कोशिकाएं जो हैं डोलकाकार से धीरे धीरे चपटी, और फाइनली चपटी होती होती क्या हो जाएगी, एक दिन टूट जाएगी। ठीक है, विकृत हो जाएगी, ये टूट जाएगी, नष्ट हो जाएगी, या फिर ये इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी कि ये अंदर की सेल्स को आयतन में वृद्धि नहीं करने देगी। तो ऐसे में अगर नई कोशिकाएं आयतन में वृद्धि नहीं करेंगी तो वो भी कोई काम की नहीं है, क्योंकि बिना आयतन में वृद्धि और मैच्योरिटी के वो अपना काम नहीं कर पाएंगी जिसके लिए उनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, जैसे स्टोरेज सेल के लिए स्पेस चाहिए, फ्लोएम के लिए स्पेस चाहिए, वैस्कुलर टिश्यूज के लिए स्पेस चाहिए, तो स्पेस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइनली जो दे रहे हैं प्रेशर, उसकी वजह से एपिडर्मिस रैप्चर हो जाती है। तो इन सारी चीज में एपिडर्मिस से और फ्लोएम की आखिरी परत तक, हालांकि हम एंडोडर्मिस तक ही मान लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सीधे सीधे क्या कह रहे हैं, कहाँ से, एपिडर्मिस, क्योंकि अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग लेयर्स हैं। एपिडर्मिस टू आउटर लेयर ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम तक कोई भी लेयर, कोई भी
यहाँ कोई भी का मतलब एक पादप से नहीं है, ये कोई भी का मतलब अलग अलग पादपों की परिपुष्टि है। किसी के अंदर हाइपोडर्मल सेल्स से, किसी में एपिडर्मल सेल्स के जस्ट नीचे, किसी में मिडिल कॉर्टेक्स, किसी में इनर कॉर्टेक्स, किसी में एंडोडर्म की पास की लेयर, किसी में फ्लोएम की तरफ से। तो यहाँ पे कोई भी एक कोशिकीय परत किसमें डेवलप हो जाती है? डेवलप इनटू फैलोजन। ठीक है, फैलोजन जो कि किसको कोड करता है? एक तरीके से पेरिडर्म को, जिसको हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम। तो दो कैम्बियम्स हो गए हमारे पास में, एक वैस्कुलर टिश्यूज के बीच में जो कि पूरी वैस्कुलर रिंग बनाती है, और ये दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी है। पहली कोशिका जो इसके अंदर आ रही है वो आ रही है कौन सी? फेसिकुलर कैम्बियम, और दूसरी मेडुलरी रेज से बन के मिलके बनी है सेल से, उसको बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये दोनों की दोनों मिलके वैस्कुलर रिंग बनाती है, जिसको हम बोलते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। इसकी डेवलपमेंट से या इसके विभाजन से द्वितीय जाइलम और द्वितीय फ्लोएम बनेंगे, अर्थात वैस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, और कुछ मात्रा में मेडुलरी रेज का डेवलपमेंट होता है। पित्त का डेवलपमेंट नहीं होता, पित्त का धीरे धीरे ह्रास होता है सेकेंडरी डिवीजन से। क्लियर है? वहीं अगर अपन बात करें बाहर के प्रेशर की, तो बाहर की तरफ डेवलप होती है कॉर्क कैम्बियम, और ये कॉर्क कैम्बियम जो है ये फैलोजन भी कहते हैं, और ये फैलोजन जो है ध्यान रखना सदैव अंदर की ओर विभेदन करेगी या विभाजन, बाहर नहीं अंदर की ओर। अतः मान लीजिए विद एग्जाम्पल, यहां देखिए ये कोई एक कोशिका जो यहां पे थी, ये किस में कन्वर्ट हो गई है? फैलोजन में या कॉर्क कैम्बियम में। तो इस वजह से ये क्या करेगी? जो अंदर की तरफ कोशिकाएं बांटेगी, उस अंदर की कोशिका बढ़ते ही वो बन गया कॉर्टिकल हाइपोडर्मल या एपिडर्मल सेल, और जो बाहर की एपिडर्मल सेल है वो हासित होकर बाहर की तरफ जाएगी और धीरे धीरे किस में डेवलप हो जाएगी? कॉर्क बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्क कैम्बियम अंदर की ओर, जबकि ये जो है वैस्कुलर कैम्बियम ये दोनों तरफ जो है सेल्स को क्या करती है? विभाजन व विभेदित करती है। सक्रियता की अगर अपन बात करते हैं तो ये जो कैम्बियम्स हैं ये जीवन पर्यंत सक्रिय रहती हैं। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गन्स जैसे कि हासित होने वाली ब्रांचेज, पत्ती, पुष्प, कली, ये ऐसे वो है जो कुछ समय के लिए बनते हैं और डिग्रेड हो जाते हैं या फिर गिर जाते हैं। तो ऐसों की कैम्बियम जो है वो एक तरीके से एक्टिव नहीं होती है, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती है। सेकेंडरी ग्रोथ उन्हीं में होती है जिसकी कैम्बियम जीवन पर्यंत एक्टिव होती है, और कैम्बियम की एक्टिविटी से सेकेंडरी ग्रोथ, और वो एक तरीके से चिरकालिक परसिस्टेंट ऑर्गन्स के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यस, इसमें एक दो अपवाद भी हैं। मोनोकॉट्स की स्ट्रक्चर बनाएं तो मोनोकॉट स्टेम के अंदर क्या हो रहा है? मोनोकॉट स्टेम के अंदर वैस्कुलर बंडल जो है वो डेवलप हो रहे हैं,
और बिखरे हुए हैं क्योंकि उनके अंदर ऐसा कोई कॉर्टेक्स या एंडोडर्म या पेरिसाइकिल की कोई लिमिटेशंस नहीं होती। ठीक है, और यहाँ जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ वेस्कुलर टिश्यूज का, उसमें जो बीच में लाइन खींची है इसका मतलब ये नहीं है कि ये कैम्बियम है, ये केवल सेपरेशन है जाइलम एंड फ्लोएम्स का। ये रहा, जैसे अगर अपन बात करें तो ये तो हो गया साइड ट्यूब्स और ये हो गए जाइलम के वेसल्स। तो ऊपर की तरफ जाइलम, वो फ्लोएम, नीचे की तरफ जाइलम टाइप में। तो ये बिखरे हुए रहते हैं, फिक्स नहीं है, और इनके बीच में कभी भी कैम्बियम जो है वो नहीं पाई जाती, इसीलिए हम इनको कैसे बोलते हैं, क्लोज टाइप। लेकिन कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक ड्रेसिना, ये मोनोकॉट है, युक्का, ये भी एक मोनोकॉट है। इसमें क्या होता है कि इसके भरण ऊतक की कोई निश्चित नहीं है, कोई भी एक परत जो है वो एक रिंग में क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है और मेस्मेटिक बन जाती है विभिजोत की। ठीक है, और ये विभिजोत की जो संरचना है ये कैम्बियम के समान व्यवहार करके बाहर की तरफ तो बनाती है फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, और अंदर की तरफ बनाती है सेकेंडरी जाइलम, और बाहर की तरफ बनाती है सेकेंडरी फ्लोएम। आ गई? तो ऐसे में क्या हो रहा है, अगर इसकी एक स्ट्रक्चर को हम लीनियर देखें तो वर्ष दर वर्ष जो पुराने हैं वो परिधि की ओर सरकते जा रहे हैं, और जो और पुराने हैं वो केंद्र की ओर आते जा रहे हैं रिंग्स के रूप में, और ये नई नई रिंग्स जो हैं वो मिलती है। जबकि मोनोकॉट्स में हम कहते हैं कि रिंग्स के रूप में वेस्कुलर बंडल्स डेवलप नहीं होते हैं। तो ये धीरे धीरे हर साल एक एक वेस्कुलर बंडल्स की क्या होती है, रिंग्स के रूप में क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो ये मोनोकॉट्स में कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें ये कह सकते हैं कि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है, लेकिन इनमें स्पष्ट कैम्बियम नहीं होते क्योंकि इसकी वेस्कुलर सिस्टम में कैम्बियम नहीं होती। ये कैसे होते हैं, क्लोज टाइप के। तो इनकी जो भरण ऊतक है, ग्राउंड सब्सटेंस, उसी की कोई कोशिकीय परत जो है वो किसके रूप में कार्य करने लगती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जिसको हम कैम्बियम कह सकते हैं, कैम्बियम के समान कार्य करके या सक्रिय होकर सेकेंडरी जो है वेस्कुलर रिंग वो डेवलप करती है।